हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं BA 6 सेमेस्टर का 3rd चैप्टर जो कि है सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन क्या होता है? जैसा कि आप इसके नाम में भी देख सकते हो, सुदूर यानी कि कोई भी चीज़ जो हमसे दूरी पर है, संवेदन उसको महसूस करना। तो कोई भी वस्तु जो हमसे दूरी पर स्थित है और हम उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको हम सुदूर संवेदन कहते हैं। अब सुदूर संवेदन इस चीज़ के ऊपर काम करता है। देखो, कोई भी चीज़ है वो एनर्जी के साथ ऊर्जा पे काम करेगी। तो हम अगर अपनी पृथ्वी की बात करें या पूरे सौरमंडल की बात करें तो सूर्य जो है पूरे सौर परिवार का प्रकाश और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहाँ पर जो हमारी रिमोट सेंसिंग है वो भी इसी सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा के साथ काम करती है। सुदूर संवेदन का अर्थ क्या है? देखो, आज के टाइम पे मानव जो है अपने पर्यावरण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए इच्छुक रहता है और उसके लिए हमेशा नए नए तरीके जो है मानव खोज रहा है। तो इन्हीं नित्य नए नए तरीकों की खोज में जो एक चीज़ हमारे सामने आई वो थी सुदूर संवेदन। ठीक है, वैसे तो ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन जब इसका हमने वैज्ञानिक ढंग से इस्तेमाल करना शुरू किया 1960 के दशक में, तो इस तकनीक को हमने नई तकनीक माना क्योंकि हमने वैज्ञानिक ढंग से इसको यूज़ में लाया था। अब ये तकनीक नई क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि भाई हम मनुष्य अपने आँख, नाक, कान, इन चीज़ों के थ्रू, आँख, कान, नाक, इन चीज़ों के थ्रू रोज़ ही सुदूर संवेदन का काम करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, हमारे सामने कोई भी जो चीज़ होती है लेकिन दूरी पर स्थित होती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आँखों से देखना, कोई भी चीज़ है वो हमसे दूरी पर होती है, हम उसको बिल्कुल पास में ला के नहीं देखते। कानों से सुनना, नाक से सूंघना, तो ये सारी चीज़ें हमारा एक सुदूर संवेदन का ही हिस्सा है। अब जो सूर्य है वो प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो इसी सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा पर जो हमारा सुदूर संवेदन है वो काम करता है। अब वो काम कैसे करता है? अगर हम सूर्य के प्रकाश को देखें तो ये 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, 7 रंगों के सम्मिश्रण के साथ कोई भी वस्तु जो हम देखते हैं वो एक रंग को तो अवशोषित करती है, एक रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। जैसे कोई भी वस्तु है, मान लो हम कोई लाल वस्तु देख रहे हैं, ठीक है, तो वो लाल वस्तु हमें लाल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो वस्तु लाल रंग को तो वो वापस भेज देती है, परावर्तित कर देती है, और जो बाकी की अन्य जो किरणें हैं, जो रंग हैं, उनको अवशोषित कर लेती है। तो जो रंग स्पेसिफिकली परावर्तित हुआ, वापस भेजा गया, वही रंग हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब सुदूर संवेदन की परिभाषा क्या है? सुदूर संवेदन एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी के किसी स्थान, वस्तु या घटना के संबंध में दूर अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह पर लगे संवेदकों द्वारा किए गए धरातलीय परावर्तित प्रकाश के आवेगों को अंकित करता है। देखो, क्या होता है, जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के किसी भाग पर पड़ती है तो पृथ्वी का वो भाग एक रंग को परावर्तित कर देता है और बाकी रंगों को अवशोषित कर लेता है। तो सुदूर संवेदन का काम ही ये है कि भी कोई भी स्थान है, कोई भी वस्तु है या कोई भी घटना है, ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग इन तीनों चीज़ों में से जो चीज़ परावर्तित हुई धरातल के ऊपर से प्रकाश के द्वारा, उसके बारे में उपग्रह में लगे संवेदकों द्वारा जानकारी ग्रहण करता है। यही हमारा सुदूर संवेदन है, यही हमारा रिमोट सेंसिंग है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो बिना छुए या संपर्क के किसी वस्तु के भौतिक आंकड़ों की प्राप्ति करना सुदूर संवेदन कहलाता है। रिमोट सेंसिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, area, phenomena through the analysis of data acquired by a device
that is not in contact with the object area or phenomena under investigation। मतलब यहाँ पर कहने का क्या है कि भी हम किसी भी वस्तु को छूते नहीं हैं, हम दूर से ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार सुदूर संवेदन में दूरी से किसी वस्तु के तापीय, विकिरण और गुणों के आधार पर उपग्रहों के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित करना। तो हमारा मेन काम यहाँ पे क्या है कि भाई सूचना, उस वस्तु के बारे में सूचना या जानकारी प्राप्त करना। देखो सुदूर संवेदन हमारा किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पर मनुष्य मेन भूमिका निभाता है। ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे इस सोर्स ने इन चीज़ों पर अपनी एनर्जी डाली, इन सारी चीज़ों पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो वस्तु जैसे बादल है या पहाड़ है, वो जिस रंग के हैं उस रंग को परावर्तित कर देते हैं और बाकी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, तो वो रंग वो चीज़ उसी रंग में हमें दिखाई देने लग जाती है। अब अगर ये बर्ड्स है, कोई काले रंग का है, कोई नीले रंग का है, तो ये बर्ड्स जो हैं इन्होंने जिस रंग को परावर्तित किया वही रंग हमें दिखाई देने लग जाता है। ये पेड़ है, अगर ये हरे रंग का है तो हरे रंग को ये परावर्तित कर रहा है। तो इसी चीज़ पर हमारी जो है सुदूर संवेदन, जो सूर्य और प्रकाश से सभी पदार्थ वापस परावर्तित करते हैं, जिसके कारण अनेक रंगों की वस्तुएं हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अब रिमोट सेंसिंग क्या है? इज अ साइंस ऑफ एक्वायरिंग, इकट्ठा करती है, प्रोसेसिंग, उसको अलग अलग स्टेजेस से गुजारती है, इंटरप्रेट करती है, व्याख्या करती है इस चीज़ का इमेज रिलेटेड डाटा, जो इमेजेस हमें मिली हैं, जो डाटा हमें मिला है, जो जानकारी हमें मिली है फ्रॉम ग्राउंड बेस्ड एयर और स्पेस बोर्न इंस्ट्रूमेंट से। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में हमें पढ़ा था, जब हम एरियल फोटोग्राफ लेते हैं तो वहाँ पे ग्राउंड बेस्ड भी होते हैं, एयर बेस्ड भी होते हैं, स्पेस बोर्न भी होते हैं। ग्राउंड बेस्ड भी किसी बिल्डिंग पे चढ़कर हमने फ़ोटो खींच लिया, एयर हमने बैलून में या एरोप्लेन में लगा दिया, और जो स्पेस बोर्न है इसमें हमने सैटेलाइट में कैमरा फिट कर दिया। तो उनसे जो हमें इमेजेस या जो डाटा मिला है उसको इंटरप्रेट करना, प्रोसेस करना, एक्वायर करना, ये सारा हमारा रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत आता है। गेट रिकॉर्ड इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो हमारी रिमोट सेंसिंग है वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे काम करती है टू इमेज द लैंड, ओशन एंड एटमॉस्फेयर। अब हम ये आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि भी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये आखिर में होता क्या है। सुदूर संवेदन की वैज्ञानिक प्रक्रियाएं इस तरह से होती है। हम आंकड़े अर्जित करते हैं। यहाँ पे आंकड़े अर्जित करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है? ऊर्जा का हमारा एक स्रोत होता है, जैसे कि सूर्य है। यह ऊर्जा वायुमंडल में से जाती है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। फिर है पृथ्वी की धरातलीय आकृतियाँ। जब यह ऊर्जा वायुमंडल से परिसंचरण करके जो धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर जो चीज़ें हैं वो उन पर पड़ती है, तो वो एक पर्टिकुलर रंग को परावर्तित कर देते हैं और बाकी सबको अवशोषित कर लेते हैं। फिर उस परावर्तित ऊर्जा का पुनः वायुमंडल में संचरण होता है और जो संवेदन प्रणाली है वो काम करती है, जो इमेज जो है कैमरे के थ्रू हमें मिल जाती है। जब हमें वो इमेज मिल गई, वो डाटा मिल गया, तो हम उन आंकड़ों को विश्लेषित करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले आंकड़ों को उत्पादित करते हैं। डाटा हमने ले लिया, उसकी व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। फिर हम उस व्याख्या और विश्लेषण में से सूचना निकालते हैं जो हमारे काम की होती है। फिर इस सूचना को हम उपयोगकर्ता को दे देते हैं, जो कि उसको अलग अलग तरह की प्लानिंग में यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो उपयोग करता है वो हम लोग आ जाते हैं। अब देखो हमारा जो डाटा एनालिसिस और डाटा एक्विजिशन का काम कैसे होता है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले, पहले सोर्स ऑफ एनर्जी ए पॉइंट पर, इस सोर्स ऑफ एनर्जी ने एनवायरनमेंट में से ट्रैवल किया, प्रोपेगेशन थ्रू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे अर्थ सरफेस पे जो फीचर्स हैं उनको कैप्चर किया।
फिर इसको वापस रीट्रांसमिट किया। यहाँ पर जो हमारी सैटेलाइट है उनमें हमें इस अर्थ सरफेस की जो चीज़ें हैं वो हमें मिल गई। अब ये चीज़ें हमें अलग अलग सेंसिंग सिस्टम से मिली है। ये सेंसिंग सिस्टम हमारा हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, एरोप्लेन भी हो सकता है, या फिर कोई सैटेलाइट भी हो सकती है। ये हमारी कोई सैटेलाइट, ठीक है। अब इससे हमें जो डाटा मिला वो दो तरह का हो सकता है। एक तो पिक्टोरियल जो पिक्चर बेस है, जैसे हमारी एरियल फोटोग्राफ है, और एक डिजिटल फॉर्म में। जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है हम डिजिटली भी डाटा यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर इस डाटा को हम आगे इंटरप्रिटेशन के लिए या एनालिसिस के लिए लेकर जाते हैं। तो जो पिक्टोरियल डाटा है हमारा वो तो हमें विजुअली एनालाइज करना होता है, लेकिन जो डिजिटल है वो हम कंप्यूटर के थ्रू उसको एनालिसिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम विजुअली करते हैं तो हम यहाँ पे स्टीरियोस्कोप का यूज़ करते हैं। हमारे दो तरह के स्टीरियोस्कोप थे, पॉकेट और मिरर स्टीरियोस्कोप। लेकिन जब हम डिजिटली करते हैं तो हम यहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर हम उस डाटा को इंटरप्रेट या एनालिसिस करते हैं। तो इसमें जो एक क्रांतिकारी जो रेवोल्यूशन आई वो थी जीआईएस की, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सिस्टम हमें डाटा इंटरप्रेट और एनालिसिस करने में काफ़ी मदद करता है। उसके बाद जो है हम प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं। जो भी चीज़ें उसमें से हमें चाहिए वो हम निकाल लेते हैं, और इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़र्स को दे देते हैं, जो कि अलग अलग तरह के प्लानिंग के पर्पज़ में इस डाटा को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा पूरा सिस्टम था, किस तरीके से रिमोट सेंसिंग जो है वो यहाँ पर काम करती है। अब आते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसके बेस पर जो हमारी सुदूर संवेदन प्रक्रिया है वो काम करती है। क्या होता है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम? देखो यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं, विद्युत और चुंबकीय। तो यहाँ पे जो हम रेज यूज़ करते हैं, जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो दो तरह की होती है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक और एक मैग्नेटिक, विद्युत और चुंबकीय। यह एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसके अंतर्गत कॉस्मिक किरणों से लेकर रेडियो तरंगों तक सभी की लंबाई के आधार पर वर्णित होते हैं। देखो जैसे आपका स्केल होता है जिसमें 1 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर तक का एक नंबरिंग होती है, आपका जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है वो भी इसी तरह से एक स्केल टाइप में चीज़ है। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर या इंचेस नहीं होते, यहाँ पर किरणें होती हैं। तो कॉस्मिक किरणों से लेकर रेडियो तरंगों तक वो सारी की सारी तरंगें उनकी लंबाई के आधार पर इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर मार्क होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी किरणों की जो वेवलेंथ होती है उसको हम माइक्रोमीटर, ये उसका साइन है, माइक्रोमीटर में हम उसको मापते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फंडा भी है, अगर हम उसको समझें तो आपने इंद्रधनुष देखा होगा या प्रिज्म देखा होगा। तो प्रिज्म में जब आप सूर्य के प्रकाश की किरणों को पास करके किसी अंधेरे पर्दे पर डालते हैं तो आपको एक बहुरंगीन पट्टी मिलती है, जैसे आपने इंद्रधनुष देखा है। तो उसे ही हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो वो जो बहुरंगीन पट्टी होती है उसमें अलग अलग तरह की किरणें होती है। वो किरणें कौन कौन सी हैं? जैसे कि गामा किरणें, एक्सरे किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक किरणें, लघु तरंगे, रेडियो प्रदेश। और ये इनमें से मोस्टली किरण का नाम आप लोगों ने सुना है। देखो हम मेडिकल में जाते हैं, एक्सरे हमने बहुत सुना हुआ है, पराबैंगनी किरणों के बारे में हमने बहुत सुना है। विजिबल रीजन, ये एक ऐसा रीजन है जिसको हम अपनी आँखों से देख पाते हैं। फिर इंफ्रारेड रीजन आ जाता है, माइक्रोवेव रीजन आ जाता है। हमारे घरों में माइक्रोवेव ओवन होता है जो इन्हीं तरंगों के बेस पर काम करता है। तो ये कुछ चीज़ें हमारी डेली रूटीन का भी हिस्सा हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे वही सारी चीज़ें हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो यहाँ से शुरू होता है और
यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बीच में हमारी जो वेवलेंथ है, ये देखो, ये हमारी वेवलेंथ है, माइक्रोमीटर इसको हम बोलते हैं, ये वेवलेंथ का हमारा सिंबल है। तो यहाँ पे गामा किरणें, एक्सरे किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, आवरक प्रदेश, लघु प्रदेश, रेडियो प्रदेश, ये सारे के सारे हमारे इस रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे हमारे पाए जाते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा विजिबल पोर्शन होता है जिसको हम लोग देख पाते हैं। इससे बाहर इधर और इससे बाहर इधर इन वेव्स को हम लोग नहीं देख पाते। ये इंफ्रारेड है, परालाल किरणें, और ये अल्ट्रावायलेट है। देखो, जो आपका इंद्रधनुष होता है वो इन्हीं दो रंगों के बीच में होता है, लाल और बैंगनी। तो इन दोनों प्रदेशों से जो बाहर का एरिया है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की आइज़ जो है उसको नहीं देख पाती। लेकिन ये जो एरिया है ये हमारे रिमोट सेंसिंग में बहुत काम आता है। ठीक है, ये यहाँ से हमारी जैसे कॉस्मिक रेव्स, गामा, एक्सरे, फिर ये लाइट, रेडिएंट हीट, रडार, ये हमारे सेंसर्स हैं। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके बाद विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का संचरण कैसे होता है। देखो, यही है हमारी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जिस पे हमारी रिमोट सेंसिंग काम करती है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पर दो तरह की ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रिक और ये मैग्नेटिक। ठीक है, तो एक हमारी जो लाइन है उसके उस पे ये चलती हैं, ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक है हमारी और नीचे मैग्नेटिक। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एक वेवलेंथ का जो चक्कर बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक ऊपर वाली और ये हमारी मैग्नेटिक नीचे वाली। ठीक है, तो इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को पृथ्वी तक आने में किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, ये रिक्त में से भी, वैक्यूम एरिया है उसमें से भी प्रसारित हो जाते हैं। इन्हें किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती कि भी इनको पृथ्वी पर पहुंचना है, इनको कोई सोर्स चाहिए। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहली है हमारी तरंग लंबाई, वेवलेंथ क्या होती है। देखो, ये हमारी वेव्स हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ठीक है, तो इनके बीच का जो गैप होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे आएंगे, ये जो गैप है ये हमारा वेवलेंथ है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक पूरे कंपन के साथ जितने समय में दूरी तय करती है उसे हम तरंग की लंबाई कहते हैं। फिर तरंग आवर्ती, विद्युत चुंबकीय में एक निश्चित अवधि में जितने तरंग शीर्ष बनते हैं, तरंग शीर्ष ये जो है हमारे, जो ये टॉप पोर्शन में ये जो चीज़ें बन रही हैं ये तरंग शीर्ष है हमारे। तो एक विद्युत चुंबकीय में एक निश्चित अवधि में जितने तरंग शीर्ष बन रहे हैं उसकी आवृत्ति को तरंग आवृत्ति कहते हैं। फिर तरंग वेव, कोई तरंग प्रति सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसको तरंग वेव या तरंग चाल कहते हैं। जिस तरह से जो हमारी प्रकाश की दूरी हम मापते हैं वैसे ही हमारी तरंग वेव होती है। ये देखो, हमारी तरंग आवृत्ति या तरंग ऊंचाई, जो टॉप वाला पोर्शन होता है इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, रिज। ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों पे हमारी जो है वेवलेंथ काम करती है। ये वेवलेंथ है, ज़्यादा है तो हम वेवलेंथ ज़्यादा मानते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ में उसको इंक्लूड करते हैं। कम है तो उसको हम शॉर्टर वेवलेंथ यहाँ पे बना देते हैं। तो ये हमारा वो रीज़न आ जाता है, जैसे लॉन्गर वेवलेंथ है यहाँ पर, अगर हम पीछे चलें इसमें देखो, ये हमारा लॉन्गर वेवलेंथ वाला पीरियड वो
स्केल आ जाता है, और ये हमारा कम जो हमारी वेवलेंथ है उसका। ठीक है, तो लॉन्गर वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट और शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड। फिर है विद्युत चुंबकीय विकिरण की अंतःक्रिया, ये काम कैसे करती है। सफ़ेद प्रकाश जो 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, हर वस्तु अपने गुणों के अनुसार सिर्फ एक रंग को परावर्तित करती है, बाकी रंगों को अवशोषित कर लेती है। कोई भी पदार्थ है, हमें उसका रंग तभी दिखाई देता है जब वो उस रंग को परावर्तित करती है। जैसे लाल रंग है, हरा रंग है, और काला रंग हमें जब दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु है उसने सारे रंगों को अवशोषित कर लिया, उसने किसी भी रंग को परावर्तित नहीं किया। और सफ़ेद रंग हमें तब दिखाई देता है जब हमें सारे ही रंग परावर्तित रूप में मिलते हैं। तो विकिरण की वायुमंडल से अंतःक्रिया के कारण सुबह और शाम को आकाश में लालिमा दिखाई देती है। पृथ्वी से सौर विकिरण का हर पदार्थ पर अलग अलग प्रभाव होता है, हर वस्तु का डिजिटल सिग्नेचर होता है। देखो, जब पृथ्वी पर कोई भी चीज़ किसी रंग को परावर्तित करती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई हमारे पास 3 तरह की रेडिएशन है, विजिबल, नियर इंफ्रारेड और मिडल इंफ्रारेड। ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो अपने अकॉर्डिंग, अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रंगों को परावर्तित करती है। जैसे अल्फ़ा अल्फ़ा घास है, मेपल ट्रीज वेजिटेशन हो गई। तो ये देखो, अल्फ़ा अल्फ़ा को अगर हम देखें तो ये रेड कलर में इस तरीके से वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है ऊर्जा को, प्रकाश को परावर्तित कर रही है। मेपल ट्रीज ऐसे ही है, तो वेजिटेशन ही, लेकिन उसका परावर्तन उससे कम है। रिफ्लेक्टेंस यहाँ पे दी हुई है परसेंटेज में। ठीक है, ये हमारी वेवलेंथ दिखा रही है, ये वेवलेंथ है हमारी। फिर है ड्राई सिल्ट लॉम, मॉइस्ट सिल्ट लॉम, दोनों की दोनों क्या है हमारी, यहाँ पे मिट्टी के प्रकार हैं। ये देखो, ये हमारी मॉइस्ट सिल्ट लॉम जो मिट्टी है वो। फिर है टर्बिड रिवर वाटर, जो हमारा कीचड़ वाला जो पानी होता है उसकी, यहाँ पर देखो ये। ठीक है, तो हर एक जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसकी जो रिफ्लेक्टेंस है, जो परावर्तन है, वो उसी के हिसाब से होती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि भाई वायुमंडलीय खिड़की की क्या अवधारणा है। देखो, जब सौर विकिरण पृथ्वी से टकराकर वापस जाता है तो वायुमंडल से मौजूद जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य पदार्थ विकिरण का एक हिस्सा बन जाते हैं। उस विकिरण के किसी पार्ट को वो अवशोषित कर लेते हैं। परंतु क्या होता है कि भाई जो 8 से 13 माइक्रोमीटर के बीच का जो विकिरण है वो कम अवशोषित हो पाता है, जिसका प्रयोग हम सुदूर संवेदन के लिए करते हैं। तो इसी 8 से 13 माइक्रोमीटर के बीच का जो भाग है उसको हम वायुमंडलीय खिड़की के नाम से जानते हैं। दृश्य और अवतक प्रदेशों में वायुमंडलीय खिड़की विद्यमान होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का सुदूर संवेदन के लिए कौन कौन से प्रदेश जो है हमारे वो उपयुक्त रहते हैं। देखो, पूरा का पूरा जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो सुदूर संवेदन के काम में नहीं आता, बल्कि उसका कुछ ही हिस्सा है जो हमारे काम में आता है। तो कौन सा हिस्सा है? एक तो हमारा जो प्रकाशिक प्रदेश है 0.3 से 0.16 माइक्रोमीटर तक का जो प्रदेश है, इसमें हमारा अवतक प्रदेश भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जो दृश्य प्रदेश है, विजिबल जो लाइट है, वो भी शामिल हो जाते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे संवेदक लगा दिया, वायु कैमरा लगा दिया, तापीय सेंसर्स हम यूज़ कर लेते हैं, बहुस्पेक्ट्रल सेंसर्स जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। लघु तरंग भी हम यहाँ पर, जिसमें 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक की लंबाई वाली जो लघु तरंगे हैं, उनका भी हम रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन में प्रयोग कर लेते हैं। और रडार सेंसर्स में भी हम रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास का इतना ही।
बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।